ठीक है, हो गया? हाँ, हो गया ना, क्लियर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मौर्या क्लासेस। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल मौर्या क्लासेस में। तो चलिए, बहुत दिनों से मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो आज मैं आप लोग के लिए फिर से कारक कंप्लीट कराकर उसके बाद उसके अगले टॉपिक को कंटिन्यू रखूँगा। तो चलिए, आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि चलिए पहले एक शायरी बोल देता हूँ, ठीक है। चलिए एक शायरी पढ़ देता हूँ। कहाँ गया मेरा फ़ोन जी? देख लीजिए कितना बजे आपको पढ़ा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। ओए ब्रदर, देख लो बाबू कितना बजे पढ़ा रहे हैं। केवल रात को छुट्टी मिलती है। चलिए ठीक है, एक प्यारा सा शायरी स्टार्ट कर देते हैं बाबू। उसी से जोश भरा शायरी होना चाहिए। कहता है, नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी हो तो सक्सेस की। क्या करा है? नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। ये नहीं तो और से कहता है बाबू, बहुत ही अच्छा लाइन है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। इसलिए यू हैव टू डॉडल योर टाइम, आप अपना समय बर्बाद ज़्यादा ना करें। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तू चल मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल और मौर्य गुरुकुल। मैं जल्दी ही दो यूट्यूब चैनल बनाने वाला हूँ। एक स्पेशल इंग्लिश के लिए रहेगा बाबू, स्पेशल इंग्लिश, उसमें फुल्ली इंग्लिश पढ़ाऊँगा और टोटल डिटेल में पढ़ाऊँगा। टेंशन नहीं, शुरुआत से पढ़ाऊँगा। जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इन्हीं से मैं करवा रहा हूँ। और दूसरा रहेगा आपका ये 10th 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी पढ़ाना रहेगा मुझे, मैं इस पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप दोनों चैनल पे मुझे सपोर्ट कीजिए, बाकी आपकी दुआ से सब चीज़ हो जाएगा भाई। चलिए, संप्रदान कारक ने पढ़ा रहे थे जी। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। ठीक है, कारक। यहाँ चलो बाबू, कारक क्या था बाबू? कारक। तो कारक की बात करें तो कारक में चल रहा था मेरा संप्रदान कारक। क्या बोले? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक की बात करें बाबू, तो चलिए समझाते। पहले संप्रदान कारक दिखाई दे रहा है ना जी? विजुअलिटी खराब नहीं है? नहीं। संप्रदान कारक क्या बोले? संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक कहता है जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, या जिसे कुछ दिया जाए, या जिसे कुछ दिया जाए परंतु वापस लेने की भावना ना हो, उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। ये तो शायद करा दिए थे। संप्रदान कारक कहते हैं जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसे कुछ दिया जाए। एक बार रिवीजन करा देता हूँ, तो उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैंने बोला, माता बालकों के लिए फल लाती है, तो को के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को के लिए, को के लिए। उसके बाद मैंने इसमें दो कराया था। एक कराया था रुचि अर्थनाम प्रियमाना, यानी रुचि धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, करा दिए थे। रुचि धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। और एक करवाए थे आपको रुचि अर्थनाम प्रियमाना हो गया था, और चलो ये भी तो हो गया। उसके बाद था एक अस्पृह धातु के भी अर्थ में चतुर्थी होता है। चलो अब मैं आपको आगे सेट से करा देता हूँ। उसके बाद मैं सेट भी लगाऊंगा, इस संप्रदान कारक का सेट भी लगाऊंगा। ठीक है, आपको डरने की बात नहीं है जब आपका गुरु आपके साथ है। तू जो रूठे तो तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारन। संप्रदान हो गया था बाबू। अब अपादान कारक चलते हैं। क्या चलते हैं? अपादान कारक। चलिए अब अगला लिखिए बाबू हेडिंग में, अपादान कारक। अपादान कारक की बात करें तो अपादान कारक
अलग या तो पृथक, क्या बोले, पृथक। अब ध्यान से समझना, अपादान कारक जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी चीज से क्या हो, अलग हो, क्या हो, अलग हो, तो उसमें कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है बाबू, से जुदाई, से जुदाई। और अपादान कारक में कौन सी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति, कौन सी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति। तो जब कोई चीज़ किसी से अलग हो या फिर थी हो तो उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। जैसे मैंने बोला बाबू, जैसे की बात करते, चलो इस पेपर को पहले भी रख देता हूँ, एकदम मस्त सा लिखने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने बोला बाबू, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ रहा है जी। जैसे मैंने बोला, मैं घर से आता हूँ, मैं घर से आता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं घर से आता हूँ तो मेरा कनेक्शन किससे, घर से। तो मैं घर से आता हूँ तो क्या घर वक्त जब भी हम ले आते हैं जी, मतलब पॉकेट हम ले आते हैं, नहीं, उसको छोड़ कर आते हैं, मतलब उससे अलग होकर आते हैं। तो अलग के अर्थ में कौन सा व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति। पंचमी व्यक्ति मतलब पंचमी में क्या होता है, तो पंचमी में होता है बाबू आत, आभ्याम, आत, आज बालक लिखा दूंगा, आभ्याम, और क्या होता है बाबू, एभ्या, आत आभ्याम ये भ्या, ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। तो इसको बनाएगा, तो ये कौन सा लकार है, लट लकार है, तो इसको बनाएगा संस्कृत, तो ये क्या हो जाएगा, अहम। अब घर से, तो एक घर कह रहा है कि एक से ज़्यादा है, विजुअलिटी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक घर से कह रहा है तो एक घर में आत लग जाए तो गृह में आत लगा देंगे, तो गृहात। और आता हूँ तो आ गच्छामि। बात समझ में आ गई। अब एक सूत्र होता है बाबू, सूत्र का नाम क्या है, भूवा प्रभव च। दूसरा सूत्र इसी में है बाबू, भूवा प्रभव च। ये शादी ब्याह का, भू का मतलब कहता है बाबू, इसमें भू धातु के अर्थ में, भू धातु के अर्थ में, भू धातु के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। भू धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है बाबू, पंचमी विभक्ति होती है, होती है। भू का मतलब होता है उत्पन्न होना, भू का मतलब क्या होता है बाबू, उत्पन्न होना। जब कोई भी चीज़ किसी से उत्पन्न हो या फिर निकले तो उसके अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है बाबू, पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। समझ में आ रही है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति। कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति। चलिए जैसे मैंने बोला बाबू, पहले जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो जैसे के रूप में लिखे, गंगा हिमालय से, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो क्या हो जाएगा, तो गंगा हिमालय से, तो पंचमी में आत आभ्याम, तो गंगा ने जी, तो गंगा है तो गंगा लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब हिमालय से, तो इसमें ये अलग हो रहा है, तो हिमालयात, गंगा हिमालयात। और क्या हो जाएगा, निकलती है तो प्रभवती, मतलब उत्पन्न होता है, या फिर निर्गच्छति भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये हो गया। उसके बाद होता है उसके बाद होता है भीतार्था नाम, भीतार्था नाम भय हेतु, भीतार्था नाम भय हेतु। तो भीतार्था नाम भय हेतु का मतलब भय या डर के अर्थ में, डर के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है बाबू, पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। भीतार्था नाम भय हेतु मतलब भय या तो डर के अर्थ में, क्या बोले बाबू, एक बार फिर से बोल के सुना दो, भय या फिर डर के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। भीतार्था नाम भय हेतु। तो कहता है, जैसे मैंने बोला, वह सांप से डरता है, वह सांप से डरता है। जैसे मान लीजिए नीचे दिख रहा है जी, तो जैसे की बात कर देते हैं बाबू, थोड़ा सा झुक जाइए। जैसे मैंने बोला, वह सांप से, वह सांप से डरता है, वह सांप से डरता है। तो उबा का मीनिंग क्या हो गया, स। उबा का मीनिंग क्या हो गया, स।
अब सांप से नहीं जी, तो एक सांप की बात कर रहा है, वह सांपों से डरता है तब ना ज़्यादा होता। तो एक सांप की बात करें तो आत लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा सा सरपात, और डरता है तो लट लकार हो जाएगा, तो बिभेति, सा सरपात बिभेति, वह सांप से डरता है। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत है नहीं ना? ऐसे समझो, वह सांप से डरता है। चलिए एक दो आप बनाइएगा, ठीक है, आपके लिए देते हैं, लिखिए। नहीं, नाम नहीं लूँगा। चलिए, मैं कुत्ते से डरता हूँ, रियलिटी में डरता हूँ। अगले लिखिए, एक आपको बनाना है, हाँ, घर पे। मैं कुत्ते से डरता हूँ, तो एक कुत्ता की, मैं कुत्ते से डरता हूँ तो एक से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ बाबू, सीधी सी बात है। हो गया? चलिए पहले बनाइए आप, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट लो जी। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। हो गया? चलिए, बाकी फिर तो सेट में सारा मैं सॉल्यूशन कराऊंगा ही, ठीक है, मिटा दें। उसके बाद एक स्पेशल इंग्लिश का चैनल बनाऊंगा, जिसमें इसमें सभी मिक्स कर दूंगा, तो अच्छा नहीं लगेगी। स्पेशल एक इंग्लिश का बनाऊंगा, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए एकदम मस्त सा, एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में हिंदी संस्कृत दोनों में बता दूंगा। क्योंकि देखो, अब मुझे टाइम मिल नहीं रही है, तो अब मुझे एकदम स्थिर से समझा कर लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात रटना तो है ही नहीं। और जो सीख जाओगे तो कभी भी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है जी? चलिए, हो गया। पंचमी आपका, एक होता है पृथक, एक होता है हेतु। हेतु का मतलब होता है कारण, तो वो आपको हम अथी सूत्र में जब सूत्र का प्रैक्टिस करवाते हैं, इसको ख़त्म करने के बाद तुरंत ही मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ये भी बात है कि कारक सूत्र पढ़ाने के बाद आपको टेस्ट भी देना होगा, नहीं दीजिएगा तो फिर मार खाइएगा, यो मैन। चलिए अब आगे पढ़ाते बाबू। पढ़ावे जी? अरे आप बोले हम ना पढ़ाएं, कभी हुआ है? चलिए अब आगे समझाते हैं। अब आगे बाबू संबंध दिखा दो जी। संबंध, संबंध कारक, क्या बोले बाबू? संबंध कारक, संबंध कारक। अच्छा एक बात बताओ, ये संबंध क्या होता है, बता सकता है? आप लोग से पूछता हूँ, संबंध होता क्या है, बताइए। अरे आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ, संबंध, संबंध की बात करें बाबू, तो संबंध कभी भी अकेले नहीं बताया जा सकता। पहली बात तो ये हो गया। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है बाबू? तो चिन्ह लिख देते बाबू, का, के, की, मतलब काकी नहीं लिख देना, या फिर होता है रा, रे, री, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं डीप में पूरा हिंदी पढ़ाऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिडू लोग। का, के, की या फिर रा, रे, री, का, के, की या फिर रा, रे, री। अब ये संबंध होता क्या है वो पहले समझाते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या संबंध बताने के लिए कोई एक व्यक्ति अकेले संबंध बता सकता है? आपने कहा जी नहीं सर, इसके लिए मुझे कितने लोग चाहिए? 2 लोग या फिर 2 से ज़्यादा। जैसे मान ले जाए, इट मीन्स मेरे बगल में कोई और नहीं, मेरे बगल में नहीं, रहने दो। मान ले जाए, खड़ा हो, ठीक है, अपने पे ही लेता हूँ, किसी और पे नहीं। मान लीजिए मेरे बगल में कोई खड़ा है, अब कौन है बे, छोड़ना हटाओ ना। मान लीजिए मेरे बगल में खड़ा है, अब क्या मैं उसका संबंध केवल अकेले उससे बता सकता हूँ? नहीं, उसका अपने से रिलेट करूँगा तभी। मतलब संबंध बताने के लिए एक नहीं, कितना व्यक्ति चाहिए? 2। अरे वो रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं भाई, तुम लोग को तो दिमाग में वही चलता है। नहीं, संबंध बताने के लिए या होने के लिए वो मेरा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, मेरी बीवी नहीं 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 नहीं, कोई भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी हो सकती है। तो ये कहा जाए रिलेशन। रिलेशन कभी भी अकेले नहीं बताया जा सकता। मतलब रिलेशन को बताने के लिए एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ होना ज़रूरी है, चाहे भाई हो, बाप हो, बहन हो, बीबी हो, जीएफ जो भी हो, लेकिन अकेले कभी भी रिलेशन नहीं बनेगी।
तो संबंध कारक बाबू कहते हैं तो जिसमें एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ या फिर एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु के साथ बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है बाबू? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी मतलब छठा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? छठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? छठी। चलिए अब अगला समझाते हैं बाबू। तो षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? तो सबसे पहले बालक के अनुसार लिख देते हैं अस्य यो अनाम। जैसे मैंने बोला पहला एग्जाम्पल के रूप में राम का भाई, राम का भाई मोहन है। राम का भाई मोहन है। तो इसमें क्या संबंध बता रहा है? तो राम का भाई ने जी, तो इसमें संबंध बता रहा है। तो एक के लिए अस्य, दो के लिए यो और एक भाई, तो एक के लिए राम में अस्य जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रामस्य। और भाई का क्या होता है बाबू? भ्राता। क्या होता है? भ्राता। और कौन है? मोहन है। तो क्या हो जाएगा? मोहना। और है का? अस्ति। तो रामस्य भ्राता मोहना अस्ति। तो ये हो गया। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देते हैं, वह किसका घर है? किसका? चलो हमने बोला यह किसका घर है? यह किसका घर है? यह घर, यह किसका घर है? तो यह का क्या हो गया? ईदम। क्या हो गया? ईदम। अब किसका? तो का के किया गया तो ईदम कस्य, और उसके बाद क्या हो जाएगा? गृहम और हैता अस्ति। ईदम कस्य गृहम, या तो ईदम गृहम कस्य अस्ति, कैसे भी लिख सकता है। संस्कृत में उलट पुलट भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है अगला सूत्र क्या है? निर्धारणे षष्ठी। दूसरा निर्धारणे षष्ठी। निर्धारणे षष्ठी की बात करें तो निर्धारणे षष्ठी किसे कहते हैं? तो कहता है अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं में। निर्धारण षष्ठी की बात करें तो कहता है अनेक व्यक्तियों या तो वस्तुओं में, अनेक व्यक्तियों या तो वस्तुओं में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए उसे निर्धारण षष्ठी कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, जब अनेक व्यक्ति या तो वस्तुओं में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए उसे क्या कहते हैं? निर्धारण षष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? निर्धारण षष्ठी कहते हैं। इतना दूर कोई दिक्कत है जी? नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला बाबू तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। पहला मैंने बोला कवियों में, चलो यही वाला देते हैं, कवियों में कालिदास, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो ध्यान से निर्धारण षष्ठी की बात करें तो अनेक व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति को क्या, अनेक व्यक्ति हो चाहे अनेक वस्तु हो, उसमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए उसे क्या कहते हैं? निर्धारण षष्ठी कहते हैं। तो अब करें अनेक कवियों में, मतलब कवियों में तो एक से ज़्यादा कवि होगा, एक से ज़्यादा कवि। कौन श्रेष्ठ है? एक कवि केवल, कौन? कालिदास। तो अनेक में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो कवियों में तो आप इसे पहले षष्ठी से बना लीजिए। तो कवियों में तो एक है कि एक से ज़्यादा? तो एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा के लिए अनाम हो जाएगा। तो कवि नाम, कवि नाम कवियों में, और उसके बाद क्या है? श्रेष्ठ कालिदासा, तो कालिदासा